जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को देखा था, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2 को आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और उन सवालों को आपको अच्छे से कवर कर कर जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कॉलम मैचिंग से। कॉलम ए में दिया हुआ है विटामिन और खनिज, और कॉलम बी में दिया हुआ है कि इन विटामिन या खनिजों से कौन से अभावजन्य रोग या विकार उत्पन्न होते हैं। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इससे होता है लॉस ऑफ विजन यानी क्षीणता और दृष्टिहीनता। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है बेरी बेरी का रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह होता है स्कर्वी नामक रोग। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अरक्तता होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो ग्वाइटर यानी घेंघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ए का, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा दोस्तों 4, बी का हो जाएगा क्या, बी का हो जाएगा 5, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3 और डी का कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 5 3 2। 4 5 3 2 किस में है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल produces a gas which is poisonous and reduces the oxygen carrying capacity of the blood. This gas is, बोल रहा है कि ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। तो ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो यह उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 kg is sliding on a smooth horizontal frictionless surface with a constant velocity कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। The force required to keep the object moving with the same velocity is क्या होगा। कोई 200 ग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शून्य बल का जो फोर्स है इसके लिए आवश्यक होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेनबो। इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन्स, यानी यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। तो बिल्कुल सही है कि इंद्रधनुष जो है वह वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। दूसरा है हमारा कि इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इंद्रधनुष के समय सूर्य जो होता है आकाश में सर्वाधिक ऊंचाई पर नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि टू ऑब्जर्व अ रेनबो द ऑब्जर्वर्स बैक शुड बी टुवर्ड्स द सन, यानी इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है कि इंद्रधनुष का अगर आपको प्रेक्षण करना है तो प्रेक्षक का जो पीठ है वो सूर्य की ओर होना चाहिए। फिर है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो द वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ प्रिज्म, यानी इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि इंद्रधनुष के निर्माण में जल की जो सूक्ष्म बूंदें होती है वह प्रिज्म की भांति कार्य करती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 को छोड़कर 1, 3 और 4 ये सही दिए गए हैं। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है दोस्तों। शैवाल, तो शैवाल के अंतर्गत कौन आता है, तो शैवाल के अंतर्गत आता है दोस्तों क्लेमाइडोमोनास। ये शैवाल है एक। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो लैक्टोबैसिलस क्या है दोस्तों, एक प्रकार का बैक्टीरिया। दूध से दही बनने के लिए यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया उत्तरदायी है। फंगी की अगर हम बात करें तो पेनिसिलियम हो गया, अस्परजिलस हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, फंगस है। तो याद रखना है सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्रोटोजोवा की बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम ये सब जो आते हैं दोस्तों प्रोटोजोवा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा दोस्तों 5, सी का हो जाएगा 4। ठीक है,
सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1542। 1542 किसमें है दोस्तों? तो 1542 एक ही ऑप्शन में, और वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर की सपोज यू आर स्टैंडिंग इन अ फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ गैलरी। You are at a distance of 3 meter and your friend is at a distance of 4 meter from the mirror. What is the distance between you and the image of your friend? मान लीजिए कि आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 मीटर दूरी पर तथा आपका मित्र जो है 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या होगा? तो समतल दर्पण के बारे में आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यानी दर्पण के सामने अगर वस्तु खड़ा है तो उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा दर्पण के पीछे, ये याद रखना है। तो अगर हम बात करें कि यह 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है और इसका मित्र 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इसके मित्र का जो प्रतिबिंब है वो 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 3 + 4, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 7 मीटर। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट from the following a planet of solar system which has highly titled rotational axis as a result of which in its orbital motion appears to roll on its side। सौर परिवार के नीचे दिए गए ग्रहों में उसे चुनिए जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति के करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़का सा प्रतीत होता है। तो वह ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना है, वह ग्रह है यूरेनस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड, यानी 320 मीटर पर सेकेंड है। इफ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 640 सेंटीमीटर, इट्स टाइम पीरियड इज। बोल रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल अगर 320 मीटर पर सेकेंड है, यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य कितना 640 सेंटीमीटर है, तो उसका आवर्त क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि लैम्डा बराबर क्या होता है? सी इंटू टी होता है। तो अगर हम यहाँ से टी निकालें तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई सी। लैम्डा हमारा कितना दिया हुआ है, यानी वेवलेंथ हमारा कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है हमारा कितना दोस्तों? ये दिया हुआ है 640 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमारा स्पीड कितना दिया हुआ है? 320 मीटर हमारा स्पीड दिया हुआ है। तो अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6.4 और ये कितना हो जाएगा? 320। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.02 सेकंड हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है? तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर बात करें कि कॉपर ऑक्साइड, तो यह धातु है, कॉपर ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है। कैल्शियम का ऑक्साइड भी क्या है दोस्तों? धातु का एक ऑक्साइड, ये क्षारीय होगा। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है यह भी धातु का ऑक्साइड, यह भी क्षारीय होगा। सल्फर ऑक्साइड जो है दोस्तों अधातु है, ये एसिडिक नेचर का होता है और यही क्या करेगा दोस्तों? नीले लिटमस विलयन को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर ऑक्साइड यानी SO2, याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रोमियम प्लांटिंग। क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बोल रहा है क्या कि इट हैज डल अपीयरेंस, इसका आविर्भाव मंद होता है। तो यही स्टेटमेंट गलत है दोस्तों कि इसका आविर्भाव जो होता है मंद होता है, ये गलत दिया हुआ है। इट डज नॉट हार्ट क्रोड, वह संचारित नहीं होता है। तो यह सही है। इट रजिस्ट स्क्रैचेज, यानी इस पर खरोच नहीं पड़ती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। और इट इज एक्सपेंसिव टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट, इससे पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से यह महंगा होता है। तो यह भी सही है। तो इसमें गलत पूछा जा रहा था, तो केवल ए ऑप्शन इसमें जो है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ क्रॉपिंग कल्टीवेशन इन कॉलम ए विद द स्टेटमेंट इन कॉलम बी। स्तंभ ए में दिए गए फसल बोने काटने की विधियों को स्तंभ बी में दिए गए उनके कथनों से मिलान करें। कॉलम ए में है हार्वेस्टिंग यानी फसल काटना, कॉलम बी में हम देखते हैं हार्वेस्टिंग किसको कहा जाता है। तो जब फसल परिपक्व हो जाता है तो उसकी कटाई को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग कहा जाता है, याद रखना है। फिर है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? तो अनाज से भूसों को अलग करने का जो प्रक्रिया होता है वो थ्रेसिंग कहलाता है, यानी इसे हिंदी में दावना या गाहना भी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा दानों को भूसे से अलग करना, इसका 4 हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 3।
बी का हो जाएगा क्या 4। सी का अगर हम बात करें क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्रण क्या होता है, तो विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतरण उगाना क्या कहलाता है, यह क्रॉप रोटेशन कहलाता है। तो सी का हो जाएगा कितना 2। और ड्रिप सिस्टम क्या होता है, तो ड्रिप सिस्टम यानी टपक प्रणाली होता है, बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिराना, यह प्रणाली ड्रिप इरिगेशन कहलाता है, याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 किस में है, तो 3 4 2 1 है यह ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन ह्यूमन बींग्स इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस। जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो इसमें कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है, तो डायफ्रायग्राम जो होता है मूव्स अप, यानी मध्य पट जो होता है ऊपर उठता है। यह गलत दिया गया है कि जब हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक है, यानी जब ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं तब क्या होता है, तो यह बोल रहा है कि डायफ्रायग्राम जो होता है मूव्स ऊपर उठता है, ऊपर नहीं उठता है। यह कहाँ जाता है दोस्तों, यह नीचे होता है, याद रखेंगे। और भी देख लेते हैं, नथुनों से हवा अंदर ली जाती है, तो यह बिल्कुल सही है। पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, तो यह भी सही है। और फेफड़े फैलते हैं, तो यह भी सही है दोस्तों कि जब आप ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, आपका फेफड़ा फैलेगा। गलत आपसे पूछ रहा था, तो गलत यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जाइलम। जाइलम के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यह एक उत्तक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि जाइलम एक क्या है, एक उत्तक है। इट इज पाइप लाइक वेसल, यह एक नली जैसी वाहिका है, तो यह भी सही है। यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में, तो यह इसका काम नहीं, यह फ्लोएम का काम है, ठीक है। फ्लोएम का काम है क्या दोस्तों, कि जो भोजन तथा पोषक तत्व है वह पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम का है, न कि जाइलम का है। जाइलम क्या करता है, जड़ से जल और खनिज को लेकर पत्तियों तक यह पहुंचाने का काम करता है, यह जाइलम का कार्य है। और डी देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस सक्शन पुल इन इट, यानी वाष्पोत्सर्जन इसमें चूसन बल उत्पन्न करता है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों यह भी सही दिया गया है जाइलम के विषय में। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 14 नंबर है, यू हैव मेड अ पिन होल कैमरा एंड यू ऑब्टेन द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस कलर्ड बिल्डिंग ऑन इट्स स्क्रीन, द इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज। बोल रहा है क्या कि आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया है और आप इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है सदैव हुए, तो पर्दे पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वह सदैव कैसा होता है, तो याद रखना है यह रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, कलर्ड होता है एंड हाईली डिमिनिश्ड, यानी अत्यधिक छोटा होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा, रंगीन और अत्यधिक छोटा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मेटल विच रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4 बट डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl इवन ऑन हीटिंग। निम्नलिखित में उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करती है परंतु डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती है, तो वह कौन सा है, तो याद रखना है वह है कॉपर। कॉपर जो है दोस्तों डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करता है, लेकिन डाइल्यूट HCl से यह रिएक्ट नहीं करता है हीटिंग करने के बाद भी। राइट आंसर हो जाएगा सी, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज, यानी धमनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है दोस्तों कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजन, ठीक है, रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एट अ हाई प्रेशर, यानी धमनियां वे रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। दूसरा है हमारा कि टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली फ्रॉम द हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट द आर्टरीज हैव वॉल्व्स, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रुधिर केवल हृदय से शरीर के सभी भागों की ओर प्रभावित होता है, धमनियों में वॉल्व होते हैं। तीसरा है हमारा कि द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर कंपैरेटिवली थिन, यानी धमनियों की भित्तियां जो होती है अपेक्षाकृत पतली होती है। तो राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल इसमें एक कथन सही है, यानी धमनियां हैं वे रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से
उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ये स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। बाकी ये जो दो स्टेटमेंट है दोस्तों यह गलत है। राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। पौधे के नीचे दिए गए विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला क्या है, चौड़ी यानी ब्रॉड एंड फ्लैट लिप्स यानी चौड़ी चपटी पत्तियां। फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय स्टेम, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण। फिर है क्या, रूट्स गिविंग वेरी डीप यानी जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना। फिर है कि वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थोरो ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होता है। और कोन शेप्ड प्लांट विथ स्लोपिंग ब्रांचेज यानी शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हो। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से मरुस्थलीय पौधे में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण है, तो मरुस्थलीय पौधे में सामान्य लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है मरुस्थलीय पौधे में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें जो होता है तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, यह बात सही है। जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, यह भी सही है दोस्तों। और क्या याद रखना है आपको, और याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होता है, यह मरुस्थलीय पौधे की विशेषता है। जबकि ये दोनों जो है 1 और 5 ये जो है दोस्तों ये गलत दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। कंसीडर 18 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। फिर है दोस्तों कि इन फोटोसिंथेसिस CO2 एंड वाटर आर यूज्ड, तो बिल्कुल सही कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग CO2 और जल का उपयोग होता है। फिर कि इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज्ड एंड O2 इज कंज्यूम्ड, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होता है और O2 प्रयुक्त होता है। ये तीसरा नंबर है। फिर 4 नंबर की अगर हम बात करें तो इन फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज्ड एंड CO2 इज कंज्यूम्ड, तो ये सही है दोस्तों, ये गलत है। कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, O2 रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और CO2 का क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है। और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, प्रकाश संश्लेषण दिन और रात्रि दोनों समय में होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 5 है जो दोस्तों यह गलत है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है यानी प्रकाश संश्लेषण दिन और रात्रि दोनों में होता है, यह स्टेटमेंट भी क्या है दोस्तों, यह गलत दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 यानी 18 की अगर हम बात करें तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड शॉर्टर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत्र जो होता है अत्यधिक कुंडलित नली है जिसकी लंबाई बृहदांत्र से कम होती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। 19 का फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यानी छोटी जो आंत होता है वह कुंडलित तो होता है लेकिन इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों बड़ी आंत से ज्यादा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज, यानी क्षुद्रांत जो होता है यानी छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, तो यह स्टेटमेंट सही है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सीक्रेट बाइल जूस, यानी यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त स्रावित करती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है। और चौथा है कि द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन फैट्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी अग्नाशयी रस वसाओं पर क्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देती है। राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा था, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। यानी केवल 2 और 3 ही इसमें सही दिए गए हैं। यानी छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है, ये तो सही ही है। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस एक्ट एज द फैट्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। फिर मैच द फॉलोइंग करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। पेंसिलिन है, फिर चेचक का टीका है, किन्वन है, बैसिलस एंथ्रेसिस है। तो पेंसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेंसिलिन का खोज किया था। फिर चेचक के टीके की अगर हम बात करें तो चेचक का टीका किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। फर्मेंटेशन की अगर बात करें यानी किण्वन, तो
किन्वन किन के द्वारा, तो यह किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। और बैसिलस एंथ्रेसिस की अगर हम बात करें तो बैसिलस एंथ्रेसिस किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो ए की अगर हम बात करें तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 5, सी का हो जाएगा दोस्तों 3 और डी का कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4531। 4531 किस में है, तो 4531 यह है ऑप्शन ए में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन है कि अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए ऑन अ disintegration gives two element B and C. If B is helium and C is the element of atomic number 19 and the atomic mass 234, the element A is। कोई रेडियो सक्रिय तत्व A विघटित होकर दो तत्व B एंड C देता है। यदि B हीलियम है और C एक तत्व है जिसका परमाणु जो क्रमांक है 90 है एवं परमाणु द्रव्यमान 234 है, तो तत्व A है। तो वह तत्व A कौन सा है, तो वह है यूरेनियम 238, याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रिटियम गिव्स, यानी ट्राइटियम रेडियो सक्रिय विघटन पर देता है। तो ट्राइटियम जब विघटित होता है तो यह हमें क्या देता है, तो याद रखना है बीटा कण देता है, यानी बीटा पार्टिकल्स यह देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फॉर अ रिएक्शन हाफ ए बना क्या 2b, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए is related to the rate of appearance of B by the expression। अभिक्रिया ये दिया गया के लिए A के विलोपन की दर और B के प्रकटन की दर के संबंध को निम्न में से किस व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अगर हम 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके संरक्षण के सिद्धांत के तुल्य है, ये आपसे पूछ रहा है, एनर्जी के, टेम्परेचर के, ऊष्मा के या वॉल्यूम के। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है वह एनर्जी के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO3 इज m, इट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी, यानी यदि H3PO3 का अनुभार m है तो उसका तुल्यांकी भार क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा m/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉइस्ट एसिडिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है। सर्वाधिक अम्लीय की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक अम्लीय इसमें से कौन है, तो एम क्लोरोफिनॉन जो है दोस्तों इसमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक यानी मोस्ट एसिडिक है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार सबसे दुर्बल क्षार है। तो सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है निम्नलिखित में से, तो ZnOH का होल ट्वाइस यानी जिंक हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों वह सबसे वीकेस्ट बेस है, याद रखना है। नेक्स्ट है कोरंडम। कोरंडम है तो कोरंडम क्या है, तो कोरंडम है दोस्तों, कोरंडम किसे कहा जाता है, तो Al2O3 को हम लोग कोरंडम के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 का सी होगा। नेक्स्ट है देवर बेंजीन इज, यानी देवार बेंजीन क्या है। तो 39 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे। देवार बेंजीन क्या होता है, तो बाईसाइक्लो 2,2-हेक्साडाइन को हम लोग क्या करते हैं, देवार बेंजीन के नाम से जानते हैं, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा 29 का क्या, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बाईसाइक्लोहेक्साडाइन, बाईसाइक्लो 2,2-हेक्साडाइन को हम लोग देवार बेंजीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, प्रजातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वह कब प्रकाशित हुआ था, तो यह 1859 में प्रकाशित हुआ था। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। और एक और बताना है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था। ये दोनों जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। नेक्स्ट है कि मॉर्फोलॉजिकल एंटामोबिया हिस्टोलाइटिका अकर्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, यानी संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलेटिका कितने पृथक रूपों में मिलता है। मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, तो यह कितने पृथक रूपों में मिलता है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा कि यह 3 पृथक रूपों में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म
आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, यानी बहुरूपीय अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? अंट अमीबा हिस्टोलिटिका में, ट्रिपेनोसोमा में, यूगलिना में, यानी बैलेंटिडियम में। तो ये किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ट्रिपेनोसोमा में पाया जाता है। कौन सा? तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ये सभी के सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से फैक्ट्स लिए गए हैं और उसी को क्वेश्चन बना दिया गया दोस्तों, तो अच्छे से आपको कवर कर लेना है इसको। नेक्स्ट है सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, यानी विलय विभव सदैव होता है। तो विलय विभव जो सदैव होता है वो कैसा होता है? तो यह नेगेटिव होता है सदैव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज निम्न में से किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था ईजी बाल बियानी के द्वारा पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेज मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स, दिस इज कॉल्ड, कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीय प्रभाव उत्पन्न करता है, यह कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बहुप्रभाविता, यानी प्लियोट्रॉपी इसे कहा जाता है। याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसे प्रकार के गुणों को भेजना निम्न में से किसकी परिभाषा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब गुणों को ट्रांसफर कराता है तो वह कहलाता है हेरिडिटी, यानी आनुवांशिक कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, यानी विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है। तो एवोल्यूशन की सर्वोत्तम परिभाषा है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, यानी संशोधन युक्त संतान है। ये एवोल्यूशन का सर्वोत्तम परिभाषा है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 38 नंबर, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन, यानी प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन का जो संश्लेषण होता है वह होता है कहां पर? तो यह होता है लीवर में, यानी यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी कोसेंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज, यानी कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक खाली स्थान होता है। तो कार्बनिक अम्ल का जो श्वसन गुणांक है वह क्या होता है? तो वह होता है 1 से अधिक। याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पुरकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं। तो पुरकिंजे तंतु उपस्थित कहां पर होते हैं? यानी पुरकिंजे फाइबर्स आर फाउंड इन, कहां पर यह पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कहां पे? तो यह पाया जाता है हार्ट में, यानी हृदय में पाया जाता है पुरकिंजे फाइबर्स। नेक्स्ट है अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब इन द, केशिका गुच्छीय निस्यंदन का लगभग 80% पुनः अवशोषित होता है। कहां पर? याद रखना है प्रोमॉक्सियल कन्वुलेट ट्यूबल्स में, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में यह क्या होता है? अवशोषित होता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर 41 का क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट, यानी पारा अनुकंपी तरंग नहीं करता है। क्या नहीं करता है? याद रखना। तो यह जो है दोस्तों कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकियोल्स, यानी श्वसन नलिकाओं को संकुचित करता है, यह इसका कार्य नहीं है। अगर हम और भी देखें कि स्लो हार्ट बीट, हृदय स्पंदन को धीरे यानी धीमा करता है, तो यह सही है दोस्तों। याद रखना है पारासिम्पैथेटिक के बारे में, यह हृदय स्पंदन को धीमा करने का कार्य करता है। फिर स्टिमुलेट सलेवरी सिक्रेशन, यानी लाड़ स्रवण को उद्दीपित करता है, यह भी सही है। और क्रमानुकुंचन को उद्दीपित करता है, यानी स्टिमुलेट पेरिस्टेलाइसिस को यह क्या करता है? उद्दीपित करता है। तो यह भी इसमें सही है। क्या गलत था इसमें? तो इसमें बी नंबर जो आंसर था यह गलत था, यानी श्वसन नलिकाओं को यह संकुचित करने का काम करता है पारानुकंपी तंत्र, तो यह गलत है। 43 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ट्यूबल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड एट 2 अपोजिट एंड्स ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा आर कॉल्ड एज, जीवद्रवी तंतु के 2 विपरीत सिरों पर स्थित अंतःद्रवीय जालिका की 2 सिस्टर्ना को जोड़ने वाली नलिकाओं को क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है आपको।
43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है डेस्मो ट्यूबल्स कहलाता है, यानी इसे हम लोग बंधन नलिका के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 44 नंबर, टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, यानी टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है, कहां से होता है इसका स्रावन, आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडिक कोशिकाओं से, ये यानी लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है और यह मेल सेक्स हार्मोन है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर्स इन, यानी शुक्राणु का परिपक्वन होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है वो कहां पर होता है, तो याद रखना है यह होता है एपिडाइडिमिस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक, यानी प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता है, तो प्राणी जनित प्रोटीन में क्या नहीं होता है, तो इसमें डी एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्नी टॉक्सिन, निम्न में से कौन सा एक आहार वहित जीव विष है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखना है बोटुलिनम जीव विष, यानी बोटुलिनम टॉक्सिन जो है उसमें एक क्या है, आहार वहित जीव विष है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोटुलिनम जीव विष। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन की, द लाइट फ्रॉम द सन हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ 417 नैनोमीटर, assuming that the surface of the sun emits as a black body, calculate the temperature of the sun। विन कांस्टेंट यहां पर दिया गया, इसका मान भी आपको याद रखना है, 0.288 सेंटीमीटर केल्विन है। सौर प्रकाश में अधिकतम तीव्रता 470 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य में मापी जाती है, मानते हुए कि सूर्य सतह एक कृष्णिका की भांति उत्सर्जन करती है, सूर्य के तापमान की गणना कीजिए। तो सूर्य का तापमान क्या होगा, 48 नंबर क्वेश्चन, तो सूर्य का तापमान हो जाएगा 6128 डिग्री केल्विन, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आपने ये पढ़ा होगा तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर बना सकते हैं। नेक्स्ट है वेन लॉ इज, विन का नियम क्या है, 49 नंबर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो वेन लॉ क्या है, तो वेन लॉ है लैम्डा एम टी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी वेवलेंथ और टेम्परेचर का गुणांक जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये विन का नियम है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस इंक्रीजेज बाय 27 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल विच इंक्रीजेज इज इक्वल टू, किसी पदार्थ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, केल्विन स्केल पर यह बढ़ोतरी बराबर होगा। तो केल्विन स्केल पर यह बढ़ोतरी किसके बराबर होगा, तो डिग्री को हम लोग केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 273 इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 273 अगर 27 में ऐड करेंगे तो हमें कितना केल्विन मिलेगा, तो 300 केल्विन हमें मिलेगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अ मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ हैवी स्प्रिंग हुज फोर्स कांस्टेंट के इक्वल टू कितना है, तो 1000 न्यूटन पर मीटर। द मास ऑफ स्प्रिंग इज 3 kg, द टाइम पीरियड टी विल बी, क्या होगा, टाइम पीरियड से रिलेटेड यह सवाल है कि 1 kg का भार एक भारी स्प्रिंग से लटकाया गया जिसका बल स्थिरांक कितना है, के इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर है, स्प्रिंग का द्रव्यमान 3 kg है, तो दोलन काल यानी टाइम पीरियड का मान क्या होगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर 2/1000। नेक्स्ट है कि इफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 falls on the polarizer and the angle between polarizer and analyzer is 60 degree, then the intensity of emergent light is, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। यदि ध्रुवक पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तो ध्रुवक और विश्लेषक के बीच कोण 60 डिग्री हो तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगा, ये हो जाएगा I0/8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग ट्राई करेंगे इसको घर पर। इफ D0, DE, F0, FE आर रेस्पेक्टिवली डायमीटर्स एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई-पीस इन अ टेलीस्कोप, द ऑप्टिमल रेशियो इज, यदि क्रमशः D0, DE, FO, FE एक टेलीस्कोप अभिदृश्यक और
नेत्रिका के व्यास तथा फोकस दूरी हो तो इनका समुचित अनुपात क्या होगा। 53 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा DE/DO FO/FE। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 इज अचीव्ड इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज इक्वल टू। f1 एंड f2 फोकस दूरी की दो पतले लेंसों से एक अवर्णक संयोजक प्राप्त किया जाता है जब उनके मध्य अंतराल हो। तो उनके मध्य अंतराल क्या होना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, हाफ f1 प्लस f2। इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है दोस्तों, याद रखना है, रे ऑप्टिक्स से ये सब सवाल है। नेक्स्ट है कि अ मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। आंख का निकट दृष्टि दोष सही करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो कौन सा हम लोग करते हैं। तो आंख का जो निकट दृष्टि दोष जो होता है वह किससे सही किया जाता है, तो यह सही किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, यानी कनकेव लेंस के द्वारा। और दूर दृष्टि किसके द्वारा किया जाता है, तो कन्वेक्स लेंस के द्वारा किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फाइबर ऑप्टिक जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो सभी को मालूम होगा कि फाइबर जो ऑप्टिक्स है किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द मून विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ टेलीस्कोप विथ एन एपरेचर ऑफ 500 सेंटीमीटर। चंद्रमा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच औसत दूरी जिनका कि 500 सेंटीमीटर द्वारक वाले दूरदर्शी से विभेदन किया जा सकता है। चंद्रमा की दूरी यहाँ पर दिया गया कि 4 × 10⁵ किलोमीटर तथा नेत्र की सर्वाधिक सुग्राहिता कितना दिया गया है, तो 5500 एंगस्ट्रम तरंगधर के लिए है। तो 57 की अगर हम बात करें तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, 57 का राइट आंसर हो जाएगा 53.6 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा सी। व्हाट डज डिफ्रैक्शन इंडिकेट। विवर्तन क्या प्रदर्शित करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डिफ्रैक्शन क्या प्रदर्शित करता है, तो तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर यह प्रदर्शित करता है। कौन सा, डिफ्रैक्शन। A galvanometer has an internal resistance of 12 ohm and requires 0.01 ampere for full scale deflection. Convert it to a voltmeter reading 3 volt full scale. Must use a resistance of. ये गैल्वेनोमीटर से सवाल है कि एक गैल्वेनोमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 12 ओम दिया गया है में पूरे पैमाने के विचलन के लिए 0.01 एम्पियर की आवश्यकता होती है। इसे एक 3 वोल्ट पूर्ण पैमाने की एक वोल्ट मीटर रीडिंग में बदलने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए इस प्रतिरोध का। तो क्या उपयोग करना चाहिए, तो अगर हम 59 की बात करें तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 288 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो भी श्रेणी में। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, गैल्वेनोमीटर से सवाल आपको अच्छे से कवर कर लेना। आप इसे घर पर भी ट्राई करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 2 रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट एंड राइट गैप्स ऑफ व्हीटस्टोन मीटर। व्हीटस्टोन को भी आपको कवर कर लेना है। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, द बैलेंसिंग लेंथ L इज नोटेड। नाउ द रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज इन द 2 गैप्स, द न्यू बैलेंसिंग लेंथ L इज नोटेड। देन बोल रहा है कि व्हीटस्टोन के भीतर ब्रिज के बाएं और दाहिने गैपों में 1 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। संतुलन लंबाई L को नोट कर लिया गया है। अब दोनों गैपों के प्रतिरोधों को आपस में बदल दिया गया है। नई संतुलन लंबाई कैपिटल L को नोट कर लिया गया, तब क्या होगा, ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल l बाई कैपिटल L इक्वल टू 1/4, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, देन रेडियस बिकम्स, क्या होगा। यदि आवेशित कण का वेग क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए, तब त्रिज्या क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। ये सब जितने भी सवाल है दोस्तों, आप घर पर बैठकर अगर आप वास्तव में बिहार TGT BPSC 3.0 TGT की तैयारी कर रहे हो तो ये सब सवाल आपको करने आना चाहिए, ठीक है।
तो ये सब सवालों को आपको घर पर करना है दोस्तों कि कहाँ हमसे कॉन्सेप्ट छूट रहा है और कहाँ पर हमको ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि ये सब सारे जो सवाल है दोस्तों एनसीईआरटी से कलेक्ट करके यहाँ पर दिए गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल ये सब बन जाते हैं। ऐसे ही सवालों की आप उम्मीद रखें कि एग्जाम में आपसे पूछेगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो याद रखना है परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा 62 का क्या डी। नेक्स्ट है कि एन एयर कोर सोलेनॉइड विथ 2000 लूप्स इन इट इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेंड थ्रू इट द फ्लक्स डेंसिटी विद इन इट विल बी, यानी बोल रहा है कि 2000 लूप की एक वायु क्रोड नलिका 60 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर व्यास की है। यदि 5 एम्पियर की धारा इसमें भेजी जाती है तो इसके अंदर फ्लक्स घनत्व क्या होगा। तो फ्लक्स को आपको मालूम है कि किसमें नापा जाता है, टेस्ला में मापा जाता है, ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.021 टेस्ला हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 64 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है 64 का, तो 64 का अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज, यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटाइज होती है, बिल्कुल सही है ये। तो द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैव द लोवेस्ट एनर्जी, ये भी सही है कि नाभिक के समीप की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है, यह बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग को एक साथ नहीं ज्ञात किया जा सकता, ये बोर मॉडल ने नहीं बताया था दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर इसका अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ अ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू 11 is lambda. The wavelength of k alpha X-ray line another element of atomic number Z is कितना है 4 lambda. Then Z is equal to क्या होगा, तो Z equal to क्या होगा, आप इसे पॉज कर आसानी से बनाएंगे घर पर। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 65 का राइट आंसर हो जाएगा 6। Z का मान कितना होगा 6 होगा। वायरॉन होता है, द वायरॉन इज क्या होता है वायरॉन, तो वायरॉन होता है दोस्तों एक न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। न्यूक्लियो कैप्सिड को हम लोग वायरॉन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज, जब कई फ्लैजिला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है लोफोट्राइकस। क्या कहा जाता है इसे, लोफोट्राइकस कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है टेलियोटोस्पोर्स ऑफ प्यूकिनिया आर, यानी पिक्सिनिया के टेलियोटोस्पोर हैं। तो पिक्सिनिया के टेलियोटोस्पोर कौन से हैं, याद रखना है, ये होता है डाइकैरियोटिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाइकैरियोटिक। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दिए गए शैवाल में से किसमें पाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यह पाया जाता है साइनोफाइटा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज उल्फ मॉस, यानी निम्न में से किसे उल्फ मॉस कहते हैं। तो उल्फ मॉस किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लिथरेलिया वुल्पाइना को हम लोग उल्फ मॉस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। दे आर फोटोसिंथेसिस, वे प्रकाश संश्लेषी होते हैं। 71 नंबर का फर्स्ट ये ऑप्शन दिया गया है। फिर है तो ये बिल्कुल सही है कि दोस्तों कि वे प्रकाश संश्लेषी होते हैं। देयर स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमिटोफाइट, उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोभिद की उत्पत्ति करते हैं। तो यह भी सही है कि दे स्पोर्स जर्मिनेटेड प्रोड्यूसिंग गैमिटोटाइप। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। तो यही स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है कि जाइगोट जो होता है मियोसिस द्वारा यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, यह स्टेटमेंट गलत दिया हो गया। और
फोर्थ भी देख लेते हैं कि इनमें संवाही ऊतक का अभाव होता है, यानी दे लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, तो यह भी सही है दोस्तों। गलत पूछा जा रहा था तो सी गलत होगा। नेक्स्ट है सिफोनोटेल सिफोनोस्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड लीफ गैप इज कॉल्ड। एक साइफोनोस्टेल जिसमें लीफ गैप दूर दूर तक हो, खाली स्थान कहलाता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है सोलेनोस्टेल कहा जाता है इसे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब जब आप एनसीईआरटी को क्लास 11, 12, 9, 10 को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों आसानी से बन जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको कि 11, 12 का जो एनसीईआरटी दिया गया है बायोलॉजी का, उसको आपको अच्छे से कवर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैमेटोफाइटिक टिश्यू ऑफ साइकस। निम्नलिखित में से कौन साइकस में एक युग्मकोद्भिद ऊतक है। हिंदी नाम में थोड़ा उटपटांग है दोस्तों, आप लोगों को इंग्लिश नाम ही बायोलॉजी में याद रखना है। ऊतक है तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एंडोस्पर्म। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डेट्स बैक अबाउट। पृथ्वी पर जीवन का पहला प्रमाण लगभग से मिलता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI है, 4-5 VBI इसको लगाए लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन का पहला प्रमाण हमें कब से मिलने लगा। याद रखना है, यह मिला था हमें 3.5 बिलियन वर्ष पहले जो है से हमको जो है दोस्तों पृथ्वी पर जीवन का पहला प्रमाण हमें मिला। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। मुक्त स्तंभीय बीजांडाशय पाया जाता है, तो यह कहां पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों कैरियोफाइलेसी में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द अदर नेम ऑफ फिलोजेन इज, यानी काइजन का दूसरा नाम क्या है। काइजन का दूसरा नाम क्या है, खाली स्थान पूछा जा रहा है। तो फिर 76 का राइट आंसर हो जाएगा कार्क कैम्बियम। इसे कार्क कैम्बियम के नाम से जाना जाता है, कागजन को याद रखना। नेक्स्ट है बेवरेज यील्डिंग प्लांट कॉफिया अरेबिका इज अ मेंबर ऑफ फैमिली। पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा रूबिएसी कुल का यह पौधा है। कौन सा, कॉफिया अरेबिका। नेक्स्ट है कि द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ। भ्रूण कोश खाली स्थान की भित्ति से घिरा होता, तो यह घिरा होता है किससे, तो यह होता है मेगास्पोरेंजियम से यह घिरा होता है, यानी गुरु बीजाणुधानी से यह घिरा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लोमोसोम रिप्रेजेंट, यानी लोमोसोम प्रतिनिधित्व करता है। तो लोमोसोम किसको प्रतिनिधित्व करता है, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यानी झिल्ली संरचना को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा, तो लोमासोम जो है प्रतिनिधित्व किसको करता है, तो झिल्ली संरचना को। राइट आंसर हो जाएगा सी ए। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि विच आयोनिक एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, यानी रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन से आयनिक तत्व का महत्व होता है। तो कौन से आयनिक तत्व का महत्व होता है, तो याद रखना है 80 की अगर हम बात करें तो यह होता है पोटेशियम। कई लोग इसका मैग्नीशियम मारेंगे, इसलिए मैंने यह क्वेश्चन बता दिया दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रंध्र के खुलने और बंद होने में कौन सा आयोनिक तत्व जो होता है महत्व होता है, तो वो होता है पोटेशियम। मोस्ट VBI सवाल है दोस्तों, याद रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों सेट नंबर 3 जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।